ठीक है, तो आज का फर्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। ठीक है, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, या आप इसको लॉ भी बोल सकते हो। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। इनने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इसका, इनने बहुत पढ़े लिखे थे, इनने बहुत सारे लोगों के लिटरेचर पढ़े, बड़े बड़े साइंटिस्ट को ये फॉलो करते थे, तो सबका अध्ययन करने के बाद इन्हें एक हाइपोथेसिस दे दी। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना या कोई कल्पना जो बिना एक्सपेरिमेंट के दे दी गई है ना, ऐसा इसको बोलते हैं हाइप। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो उसकी ना तो कोई वैक्सीन थी ना कोई मेडिसिन थी, तो सब अपनी अपनी परिकल्पना लगा रहे थे, यार मलेरिया वाली काम कर जाएगी, ये वाली वायरस इसमें काम कर जाएगी, तो वो अपनी अपनी क्या दे रहे थे, हाइपोथेसिस दे रहे थे कि यार ये हमने पढ़ा है ये वायरस है, तो मलेरिया में भी तो ये वायरस होता है, ये भी सार्स फैमिली का है, वो वाला भी सार्स फैमिली का है, शायद मैच कर जाए। तो वो सब बिना एक्सपेरिमेंट के चल रहा था वो हाइपोथेसिस था। तो एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस दी थी। इन्होंने क्या कहा था, बहुत अच्छी बात कही इनने, दुनिया की कोई भी गैस हो, वर्ल्ड की कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, कोई भी पकड़ सकते हो आप, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो H2 हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, और अगर उन गैसेस को, सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। एक्चुअली में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है। जैसे लिक्विड्स के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडीशन बेस्ड होता है। हालांकि प्रेशर सबके लिए स्टैंडर्ड 1 ATM ही होता है। अच्छा, 1 ATM हम ही क्यों लेते हैं प्रेशर, क्योंकि ये आसानी से सब जगह प्रेजेंट है। हम सब पे कितना लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है हम सब पे, हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये 1 ATM क्या है, आप लोग शायद बहुत ही कम जानते हो। ये हाइट होती है 760 mmHg, बैरोमीटर में मरकरी को भर के रख दिया जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण एक हाइट तक उठ जाता है, इतनी हाइट पे उठती है वो मरकरी। और मरकरी को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि खास बात है वो ग्लास के साथ स्टिक नहीं होती, तो सही रिजल्ट मिलता है। तो मरकरी 760 मिलीमीटर उठ जाती है, और ये जो 760 मिलीमीटर मरकरी उठी है, वो ऊपर से लगने वाले जो हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है गैसेस का, उसके कारण ये इतनी उठी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 ATM। दिस इज कॉल्ड 1 ATM। 760 mmHg इज कॉल्ड 1 ATM, है ना। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM माना जाता है, लेकिन आजकल बड़ी क्लासेस में जब जाओगे तो 1 ATM से ज़्यादा प्रेफरेंस 1 बार को दिया जाता है। 1 बार ज़्यादा अच्छा, और 1 ATM 1 बार में कोई फ़र्क नहीं है, रिजल्ट लगभग सेम आते हैं। 1 ATM इक्वल होता है 0.98 बार, लगभग सेम ही है। ए भी 1 है और ए भी अप्रोक्सीमेट कितना है, 1 ही है ना, राउंड ऑफ कर दे तो 1 ही आ जाना है। तो लगभग ATM और बार बिल्कुल सेम क्वांटिटी है, तो क्लास लेवल पे तो फ़र्क नहीं आता है, आप कहीं भी सॉल्व कर दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर कि 1 ATM ही, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस पे। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने की है। अगर हम अभी हम पढ़ाएंगे आपको, अभी से पढ़ा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका दिमाग पूरा खोल देगा कि कहाँ कौन चीज़ें हैं। तो अगर आपने दुनिया की किसी भी गैस को एक कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में क्लोज करके रख दिया, और वो तीनों कंटेनर एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखे हैं, तो सबसे अच्छा माना जाता है कि जब भी आपको सेम टेम्परेचर और प्रेशर लेना हो तो स्टैंडर्ड लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लो। गैसेस के लिए अलग होता है, लिक्विड्स के लिए अलग होता है। हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर चाहे आप 1 ATM ले लो या बार, समझना। तो उन्होंने कहा दुनिया की किसी भी गैस को आप इस कंडीशन पे लो, और अगर उन गैसेस का अमाउंट आप सेम ले रहे हो, उन गैसेस का अमाउंट आप सेम ले रहे हो, तो 100% उनमें मॉलिक्यूल्स के नंबर भी कैसे होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब है 1 लीटर CO2 के पास अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं,
तो 1 लीटर H2 के पास भी कितने होंगे? 100 ही होंगे, और 1 लीटर O2 के पास भी कितने होंगे? 100 ही होंगे। लेकिन जहाँ पर ये मेजरमेंट चल रहा है वहाँ पर टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए। तो ये सिर्फ इतना कहते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम, किन्हीं गैसेस का वॉल्यूम सिमिलर लेते हो तो उनमें मॉलिक्यूल्स के नंबर भी कैसे होंगे? सेम ही होंगे। ये इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। अगर 1 लीटर CO2 STP पे n मॉलिक्यूल्स हैं उसके, तो 1 लीटर H2 के भी STP पे n मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और O2 की भी कितने होंगे? n मॉलिक्यूल्स। हम कोई नंबर मान लें, मान लो 1 लीटर CO2 में 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं इस पे, तो 1 लीटर H2 में भी 10 लाख ही होंगे, और 1 लीटर O2 में भी 10 लाख ही होंगे। बिसाइड दैट measurement should be measured under standard condition of temperature and pressure. This is the Avogadro hypothesis. अब ये हाइपोथेसिस है, कई जगह फॉलो होती है, कई जगह फॉलो नहीं होती है। हालांकि ये भी, इसका भी एक एक्यूरेट रिजल्ट आ चुका है, लीटर के टर्म पे नहीं आया, मोल के टर्म में आया है। तो मोल तो अभी आप लोगों को पढ़ा ही नहीं, इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक है मोल। तो ये वेरिफिकेशन है, IUPAC ने इसको सर्टिफाई कर दिया है, हर जगह लिखा मिलेगा आपको। दुनिया की कोई भी गैस 1 मोल है इस पे तो 22.4 लीटर होती है, ये भी फिक्स्ड हो चुका है। दुनिया की कोई भी है, 1 मोल समझ रहे हो कितनी? 6.0 टू 10⁻23। अब ये सब चीज़ें अभी आपको माइंड नहीं करनी है, ये हम धीरे धीरे करके लेके आएंगे। अब ये एक्चुअली में चैप्टर अब सही तरफ बढ़ रहा है, यहाँ से चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट होंगी। अभी तक तो जो हमने पढ़ा कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत हम जानते थे, लेकिन अब वो चीज़ आ रही है जो आप थोड़ा जानते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो उसको हम लेके चल रहे हैं। तो इनकी हाइपोथेसिस को राइट कर लेते हैं हम। तो लिखते हैं इनकी बात को जो इन्होंने कहा है। एवोगैड्रो नंबर की यूनिट मोल, मोल ही कहते हैं उसको, तो मोल की यूनिट मोल ही होती है। तो लिखिए इसमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू, एक्चुअली में लॉ है नहीं, हाइपोथेसिस है, लेकिन लॉ के नाम से आ जाए तो फिर आप लोग परेशानी, इट इज अ हाइपोथेसिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डैश लगा के हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, एट STP। STP का मतलब क्या है? हमने टेम्परेचर भी फिक्स्ड रखा है एंड प्रेशर भी फिक्स्ड रखा है। तो आप एट STP नहीं लिखना चाहते तो आप ए भी लिख सकते थे, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एट सिमिलर, इसका मतलब सिमिलर नहीं, इसका तो मतलब स्टैंडर्ड होता है, पर आप ए भी लिख सकते थे, एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप ए भी लिख सकते थे, ठीक ना। एट STP इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंसिस्ट लिख लीजिए या कंटेन लिख लीजिए, कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एट STP हमने ली 1 लीटर O2, 1 लीटर H2, 1 लीटर CO2, 2 लीटर N2,
हाफ लीटर SO2, ठीक है, ये हमने वॉल्यूम लिया। अब यहां लिखेंगे मॉलिक्यूल्स नंबर। अब 1 लीटर O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमें पता थोड़ी है। 1 मोल O2 में कितने होते हैं वो तो हमें पता है। तो एक हाइपोथेटिकल डेटा हम यहाँ लिख देते हैं कि 1 लीटर में जो मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं O2 के वो कितने हैं X। तो बताओ 1 लीटर H2 में कितने होंगे X ही होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो STP पे मॉलिक्यूल्स के नंबर भी कैसे आएंगे, दिस इज द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो 1 लीटर CO2 भी कितनी होगी, तो 1 लीटर N2 भी कितनी होगी X। तो 2 लीटर N2 कितनी हो जाएगी, क्लियर हो रही ना बातें, है ना। तो 1 लीटर SO2 भी कितनी होगी X। तो हाफ लीटर SO2 कितनी हो जाएगी, हाफ X। दिस इज द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद कर लें कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं। इट इज ऑल्सो हम एक्चुअली में इट इज हाइपोथेसिस, लॉ मानना हो तो मान लो। लॉ जनरली उनको कहते हैं जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होते हैं, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कहीं डाउट। अब आप लोग यहीं से डेफिनेशन बोल दो, एट STP इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इनके एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे हैं, एप्लीकेशंस भी हमें आने चाहिए इस हाइपोथेसिस के। कोई भी गैस लिख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर सामने वाला आपसे कहता है कि 1 लीटर O2 STP पे 1000 मॉलिक्यूल्स है, तो 1 लीटर H2 के कितने होंगे, तो हम बता देंगे 1000, 2 के 2000। हालांकि इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। डालिए हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस ना। तो ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, तो इनका पहला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ इस एप्लीकेशन के एक फार्मूला आएगा जिसका यूज होगा। तो देखते हैं क्या है वो एप्लीकेशन। तो फर्स्ट डालिए इन डिटर्मिनेशन of relationship between vapor density and molecular mass। जितना बड़ा एप्लीकेशन है उससे लंबी तो इसकी हेडिंग है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास। हम इसको पूरा प्रूव करके देते हैं आपको कि क्या रिलेशनशिप होता है वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास में। अगर कोई आपको वेपर डेंसिटी बता दे
तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो एक बच्चा बोला सर हमें भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही ना निकाल लेंगे, एक कार्बन का 12 तो एक का 12 ही है, एक का 16 तो 2 का 32, ये लो हमने ऐसे ही निकाल दिया। तो हमें कुछ इन सब की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो सीधे फॉर्मूले से ही निकाल देंगे मॉलिक्यूलर मास, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन मान लो उसने फॉर्मूला नहीं बताया, उसने कह दिया एक एक्स मॉलिक्यूल है उसकी वेपर डेंसिटी 200 है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें? ए। जब भी वेपर डेंसिटी आपको बता दे तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। और फॉर्मूला अगर दे दिया गया तो फिर हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना है तो पक्का इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो आगे जाके आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी टेबल्स बनती है इसकी, एक एक न्यूमेरिकल में 7-7 टेबल 8-8 टेबल बनती है, पर आराम से हो जाएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है, जब तक आप बड़े आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं है उसमें। तो आपको भविष्य में इसके एक छोटे से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़नी है सिर्फ, लेकिन एप्लीकेशन को हम पूरा प्रूव कर रहे हैं। तो एक्चुअली में रिलेशन ये होता है, किसी का भी आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, किसी का भी आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब देखो मास एंड वेट में फ़र्क होता है, लेकिन पृथ्वी में अर्थ में किसी का जितना मास होगा उतनी तो वेट होगा ना। तो जनरल कंडीशन में मास एंड वेट में कोई फ़र्क नहीं है, ये आप मान के चलें। अब कोई चीज़ एक पन्नी में ली, उसका जितना मास आया है उतनी तो उसका क्या आएगा, वेट। बात समझ आ रही है? तो जनरल कंडीशन में आप चाहे मॉलिक्यूलर मास बोल दीजिए चाहे मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे मॉलिक्यूलर मास बोल दीजिए चाहे मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, यही वाला जो आप ये निकालते हो फॉर्मूले का, इसी की बात कर रही है। आगे जाके इसी को मोलर मास भी बोला जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास। ये सब चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी 2-4 दिन में, टाइम लगेगा, आपको बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो जाएगा कि अरे ये ऐसी भूल भुलैया थी, यहाँ से इसका रास्ता था। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खुल जाएगी ये। इसको मोलर मास भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो आगे बताएंगे, अभी नहीं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कभी भी आपको वेपर डेंसिटी दे दी जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा उसका। और इस फॉर्मूले के अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है आगे, सिर्फ यही फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको प्रूव करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। दिस इज़ द फॉर्मूला जो आपको भविष्य में चाहना पड़ेगा। तो आज से ध्यान रखना, कभी भी आपको वेपर डेंसिटी दी गई हो तो मॉलिक्यूलर मास आपसे निकालते आना चाहिए, ठीक है। हमारा आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इस एप्लीकेशन को लेके। इस एप्लीकेशन को लेके हमारा आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है कि बस आपको ये फॉर्मूला याद हो, बाकी हम इसको पूरा प्रूव कर रहे हैं। याद रहेगा तुम्हें राहुल, ऋषि याद रहेगा, सोम तुम्हें, प्रांजल, चलो ठीक है, आएंगे ना एम्पेरिकल, बताएंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे अब हम थोड़ा सा तुमने पूछ लिया तो बता देते हैं। जैसे H2O2 है तो इसका ए हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दिस इज एक्चुअल फार्मूला, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका जो सिंपल रेशियो आएगा वो कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन ये सीधे सीधे नहीं दिए जाएंगे, आपको निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए बड़ी बड़ी टेबल बनाएंगे, बाद में बताएंगे आपको। ये फार्मूला याद, मॉलिक्यूलर मास का मतलब समझ रहे हो, मॉलिक्यूल का मास हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूला नहीं बताया गया है तो पक्का क्वेश्चन में या तो सीधे सीधे मॉलिक्यूलर मास बता देंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो पक्का है 100% क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वेपर डेंसिटी लिखी मिल ही जाएगी। तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये फॉर्मूला आखिरकार आया कैसे, और एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है आपके एग्जाम में कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक्चुअली में हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, तो उसी को हम आगे कर रहे हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, इतना लिख गया सबका, यही लास्ट में फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं आगे। तो देखिए वेपर एक बार पूरा लिख देते, फिर शॉर्ट में लिखेंगे। वेपर डेंसिटी इक्वल होता है
जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है आपको, उस गैस की डेंसिटी पता होनी चाहिए आपको। तो डेंसिटी ऑफ गैस। लेकिन अब आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या डेंसिटी पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है? यस। जैसे हम पानी है गर्म कर दें तो वो वेपर बन जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। और पानी है उसको हम ठंडा कर दें तो सॉलिड हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। हालांकि यहाँ एक्सेप्शन है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तभी वो फ्लोट करती है ना। तो डेंसिटी ऑफ गैस, तो अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं लेना है, एक अच्छा सा टेम्परेचर ले लेना है। तो कौन सा ले लें हम? STP। आप NTP भी लिख सकते हो। STP और NTP में बहुत गहराई में जाए तब थोड़ा सा फर्क आता है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन नॉर्मल में कभी नहीं आना। तो उस गैस की डेंसिटी पता होनी चाहिए STP पे, और उस गैस की डेंसिटी को आपको डिवाइड करना है। लिखते चलना है बच्चों, समझते समझते। डेंसिटी ऑफ H2 गैस, लेकिन इसको भी आप STP पे ही निकालोगे। देखो डेंसिटी नहीं निकाल रहे, डेंसिटी का तो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहाँ डेंसिटी नहीं निकाल रहे, अभी हम वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, है ना। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि जिस गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है, उस गैस की आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जनरली वो STP लेते हैं हम, और उसकी डेंसिटी को किससे डिवाइड करना है? डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है आप लोगों के में, खास करके सोम तुम बहुत गहराई से देखो इन चीज़ों को, कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। ये बात ध्यान रखना, तुम लोग भी याद रखना, ठीक है। अब वेपर डेंसिटी को तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन किसी की भी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी निकालना, तो इसके पर्टिकुलर मास का वॉल्यूम पता हो हमें, और इसकी भी डेंसिटी निकालना है H2 की भी, तो इसका भी हमें क्या पता होना चाहिए? पर्टिकुलर मास इन डेफिनेट वॉल्यूम। तो पहले ऊपर वाले के लिखते हैं, मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन किस पे रखना है? ST पे। और यहाँ पर किसका लेंगे? मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस, अब उसके लिए कई सारी कंडीशंस हैं आपकी। जैसे बात करें हम H2, तो अदर गैसेस की कंपैरिजन करें तो इसकी रिएक्टिविटी ठीक ठाक है, प्लस अबेंडेंस भी ठीक ठाक है, और एक्सपेरिमेंटली ये लिया गया है। बहुत ज़्यादा हमने इस पर नहीं देखा है, 1-2-3 कारण ही है। अच्छा, मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस और मास ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। एक्चुअली में ये वाला जो फिक्स्ड वॉल्यूम होगा वो ऊपर वाले के वॉल्यूम से कैसा होगा? बिल्कुल फिक्स होगा। मतलब जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम किसका लेना है? इसका। या हम यहीं पर आपके लिए बिल्कुल एक बहुत बढ़िया वर्ड लिख देते हैं, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। जो ऊपर का वॉल्यूम लोगे वही किसका लोगे? नीचे का वॉल्यूम। अब जैसे हम बोल दें 1 लीटर H2 और 1 लीटर O2, दोनों के वॉल्यूम कैसे हो गए? फिक्स। अब हम बोल दें 1 ml H2
और 1 ml O2, दोनों के वॉल्यूम क्या हो गए फिक्स। तो नीचे हम ऊपर जिस गैस का वॉल्यूम ले रहे हैं और नीचे जो हम H2 का वॉल्यूम ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। अच्छा वॉल्यूम तो सेम होगा, क्या मास दोनों का सेम होगा क्या? नहीं, इसका मास कितना है 1 का 1 तो 2 का 2, इसका मास कितना है 1 का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा, क्योंकि एवोगैड्रो ने थोड़ी कहा था कि वॉल्यूम सेम होगा तो मास सेम होंगे। एवोगैड्रो ने तो ये कहा था कि वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होंगे। आ रही है बात समझ में। एवोगैड्रो ने कहीं नहीं कहा ये कि 1 ml H2 का वही मास होगा जो 1 ml O2 का है, मास सेम नहीं होगा। हाँ लेकिन 1 ml H2 में जितने मॉलिक्यूल्स है उतने मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 1 ml O2 में होंगे। कहाँ है मास और वॉल्यूम साथ हैं। हमें आप इसको बोलोगे जैसे किसी की डेंसिटी निकालनी है तो मास किसी गैस का मास चाहिए जिसका वॉल्यूम हो, तो वही तो लिखा है किसी गैस का मास चाहिए जिसका एक वॉल्यूम हो। मास अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है, वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपसे कहे डेंसिटी ऑफ H2 कैसे निकालोगे, तो कहोगे आप H2 के पर्टिकुलर मास का कितना वॉल्यूम है बता दो, तो हम उसकी डेंसिटी बता देंगे। H2 इतने जब 2 ग्राम H2 लेते हैं तो कितना वॉल्यूम कवर करती है बता दो, तो हम क्या बता देंगे डेंसिटी। तो वही चीज़ तो ये लिखी है, मास चाहिए किसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। अच्छा ये बात समझ में आ गई कि ऊपर और नीचे वॉल्यूम क्या है सेम है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे आपके कैंसल, नोट करिए इतना। तो अब ऊपर से क्या बचा, मास ऑफ गैस एट STP और मास ऑफ H2 गैस एट STP, है ना। मास ऑफ गैस एट STP, मास ऑफ H2 गैस एट STP। अच्छा आप लोग एक चीज़ देख रहे थे कि दोनों के वॉल्यूम सेम थे, तो मॉलिक्यूल भी कैसे रहे होंगे, एवोगैड्रो है ना। तो अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल मानेंगे तो इसका भी कितना मानना पड़ेगा, एक ही मानना पड़ेगा ना, समझ आ रही है। तो लिखते हैं मास ऑफ कितने भी मॉलिक्यूल मान लो 1 2 2000 20000 50000 जितने भी, तो एक मन का नंबर लिख लेते हैं मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स। अब इन n नंबर भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो H2 के कितने लेने पड़ेंगे n ही लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम फिक्स रखा था ना हमने। तो मास ऑफ लिखते चलो बच्चों n मॉलिक्यूल्स। हालांकि भविष्य में आपको इस फॉर्मूले की कहीं ज़रूरत नहीं पड़नी, आपको तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन हमें पता सब होना चाहिए ना, थ्योरी में भी पता होना चाहिए। मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, और जो आप जो लेके चल रहे हो वो कंडीशन कौन है STP। आप ब्रैकेट में लिख दिया करो, आपको बार बार नहीं लिखना है STP, तो ब्रैकेट में STP लिख दिया करो। मतलब अभी तक हमें ये समझ में आया कि वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उस गैस की डेंसिटी पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी पता होनी चाहिए मतलब उस गैस का पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है वो पता हो।